नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आपका स्वागत है घर की बात पॉडकास्ट में। जहां आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में इटालियन मार्बल लगवाने वाले हैं तो वो क्या-क्या चीज़ है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां लोग कर सकते हैं और ऐसी कुछ बातें जो सीक्रेट्स हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ही पता होता है। और एक्सपर्ट से याद आया, आज हमारे साथ है पंकज जी। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो आपने पंकज जी को कमाल के इंटीरियर से जुड़ी जानकारी देते हुए देखा होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, इनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी अपनी खुद की कंपनी विद द नेम इंटीरियर होम एक्सपर्ट रन कर रहे हैं और इन 10 साल में इन्होंने तमाम बड़ी कंपनियां जैसे होमलेन, लिस्पेस में काम किया है। इसके साथ ये बीटेक है, आर्किटेक्ट है और न जाने कौन-कौन से तमकीन के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में इटालियन मार्बल लगवाने वाले हैं तो क्या-क्या करना चाहिए। तो पंकज जी, कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और हम आपकी साइट पे भी आके खड़े हुए हैं। तो देखते हैं और आप अपने क्वेश्चंस की झाड़ लगाइए, हम आंसर्स की झाड़ लगाएँगे। खैर, जिनको नहीं पता है, ये पहली बार नहीं है कि पंकज जी हमारी साइट पर आए, इससे पहले भी आ चुके हैं और इनकी नॉलेज लेवल से मैं बहुत इम्प्रेस था। उसी को देखते हुए आज मैंने दोबारा बुलाया कि भाई मैंने तो आपका नॉलेज लेवल देख लिया, अब हमारी ऑडियंस की बारी है। तो पंकज जी, आज हम बड़े मुश्किल-मुश्किल सवाल आपके सामने लाने वाले हैं जो हमारे कमेंट में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम इस पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बाँटेंगे। बिल्कुल ए से शुरू करेंगे इटालियन मार्बल के बारे में और ज़ेड तक चलेंगे। यानी इस वीडियो के बाद हमारा गोल ये है कि हमारी ऑडियंस के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे विद रिगार्ड्स टू इटालियन मार्बल। बिल्कुल ठीक। डन, फिर शुरू करें? चलिए, तो पंकज जी, पहला सवाल ये है कि जब भी इटालियन मार्बल लगवाने की बात आती है तो वो पत्थर तो महँगा है अपने आप में, लेकिन उसके साथ उसको लगाने की जो टेक्नीक वगैरह है वो भी एक महँगी है और हर कोई ये नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ वगैरह भी करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मार्बल या इटालियन मार्बल, आपके लिए कौन-सा ज़्यादा बेहतर है या कौन-सा बेकार है? क्या-क्या डिफरेंस है? या एक आम इंसान को क्या और क्यों चुनना चाहिए? देखिए बेसिकली मैं आपको इस चीज़ में बता देता हूँ कि इटालियन मार्बल और जो इंडियन मार्बल है और दोनों का डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। पहले चलते हैं इटालियन मार्बल की तरफ, थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे उसकी तरफ कि इसकी पहचान क्या-क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे भई इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसके पीछे फाइबर लग कर के आता है, ये जाली लग के आती है और इसके ऊपर एक ऊपर से ये कोटिंग लग के आती है। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हो कि ये इटालियन मार्बल है। ये बेसिकली कच्चा पत्थर होता है, कच्चा पत्थर मतलब इसके अंदर क्रैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको फिलिंग किया जाता है बाय द अपना ये होता है केमिकल्स होते हैं, उसके थ्रू इसको फिल किया जाता है। ये बेबी सॉफ्ट स्किन का टाइप होता है। अगर मैं डिफ़रेंस देखूँ, तो जो हमारा इंडियन मार्बल है, वो इंडियन मार्बल इस तरीके से हो गए जैसे कि हम जवान हो गए, जैसे मैं बड़ा हो गया, तो हमारी जैसे स्किन है थोड़ी रफ़ हो जाती है, उस तरीके से है। तो एक्चुअल में जो इटालियन मार्बल है, वो ज़्यादातर लोग क्यों परचेज़ करते हैं, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर शाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है। ये बेबी सॉफ्ट स्किन का टाइप होता है इसलिए। दूसरा जो हमारा इंडियन मार्बल इसलिए कम प्रोक्योर किया जाता है, उसके अंदर ना वो तो एक तो रफ़ होता है, थोड़ा-सा उसके अंदर शाइनिंग कम आती है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन लोग्स की एक मानसिकता ये है कि जो चीज़ सस्ती है, वो हमारी चीप हो सकती है। बेसिकली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनोगे, तो हमारा जो इंडियन मार्बल है, वो ज़्यादा मज़बूत है, ज़्यादा टिकाऊ है, मेंटेनेंस फ्री है। इटालियन को इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपने इटालियन लगवाया है, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करी आपने, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपने कभी देखा होगा कि इसके अंदर से ना क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है अगर आपने इसको टाइमली टाइमली का मतलब इसका एक ड्यूरेशन है जब लगने के बाद। इनिशियल स्टेज पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। इनिशियल स्टेज पे तो ये है कि आपने जब इसकी बफिंग करी, कटाई कटाई करी, तो इसके अंदर हम वो माल पिला देते हैं, वो 2 साल तक चलता है। 2 साल के बाद ये मेंटेनेंस माँगता है। इंडियन मार्बल में ऐसा नहीं है। इंडियन मार्बल कम से कम भी 7 साल आपका बिना मेंटेनेंस के चल सकता है क्योंकि वो रफ एंड टफ है। राइट। उसका रीज़न क्या है? जब जॉइंट लगते हैं, एक तो ये जॉइंट हो गया, हुँ। अब इसके अंदर जो ये क्रैक्स हैं, ये हल जॉइंट्स हैं, जो कि प्री-फिल होकर के आए हैं, जो वहाँ से बन के आया है। माइन करके आता है। ये जॉइंट्स हमारे उसके अंदर नहीं होते हैं। हुँ। क्या नाम है अपना इंडियन मार्बल है जो, उसके अंदर नहीं होते हैं, इसी के अंदर होते हैं ये। ओके। इसका मेन रीज़न यही है कि इसके जो फाइबर लगाने का मेन रीज़न यही है कि इसके जॉइंट्स ना खुल जाएँ।
ओके। इसका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसी वजह से बढ़ जाती है। तो जो मैं आपकी बातों से समझ पाया कि जो इटालियन है वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेंटेनेंस और मजबूती के मामले में इंडियन वाला बेटर होता है। बिल्कुल, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को सुंदरता चाहिए तो इटालियन में जाए, लेकिन किसी को रफ टफ कुछ चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक चल सके, बिल्कुल, तो फिर उसके लिए इंडियन बेटर है। बिल्कुल। चलिए, मैंने अब डिसाइड कर लिया भाई, मैं तो इटालियन लूँगा। आपने कह ही दिया, आर्किटेक्ट हम तो सुंदर बनाएँगे ही। तो अगर मैं ये लेने जाता हूँ तो जाँच कैसे करूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है? क्योंकि मुझे अलग-अलग डिज़ाइन में ₹250 का भी मिलता है, मुझे 350 भी मिलता है, मुझे 500 भी मिलता है, मुझे 1000 भी मिलता है। तो मैं क्वालिटी कैसे चेक करूँ इसकी? बेसिकली इसके अंदर ना जितने ज़्यादा रेसेस होंगे ना, जो जितना ज़्यादा रेसा होगा मतलब उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्रैक्स हैं। ओह! ओके। जितने ज़्यादा क्रैक्स हैं, उतना ही वो ड्यूरेबल कम होगा। जितने कम क्रैक्स होंगे मतलब इसके अंदर जितने पैटर्न्स कम होंगे, पैटर्न्स मतलब ऐसा हो कि जैसे आपने यहाँ पर पैटर्न्स कम वाला पैटर्न्स वाला लगा रखा है, ये बहुत अच्छा है। हुँ, तो अगर आपने यही पैटर्न्स जैसे यहाँ पर घूम रहे, फिर यहाँ पर घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, उसमें बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग जैसे टाइप होते हैं ना, वो एक तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं लगता। राइट। जितना आप महँगा लोगे, उतना ही वो लाइटर चीज़ उसमें रहेगा, लाइटर शेड में भी रहेगा, लाइटर उसमें रहेगा। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि आपको आँखों से देख कर के पता चल जाएगा, जितने ज़्यादा कम रेसे, उतना ज़्यादा आपका इटालियन अच्छा। चलिए ठीक है, अब मुझे ये तो पता लग गया कि सही क्वालिटी कैसे जाँचें, मुझे ये भी डिसाइड करने में आसानी हो गई कि इटालियन लूँ या इंडियन लूँ। अब जब मैं इटालियन लेने के जाता हूँ, क्योंकि वीडियो उसी के बारे में है, अ, आप डिज़ाइन वाइज़ क्या प्रेफ़र करेंगे? किस तरह का कलर हो, किस तरह के रेशे हो? मतलब थोड़ा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बताइएगा, टेक्निकल नहीं, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से आपका क्या प्रेफ़रेंस है? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? देखिए, मेरे जो प्रेफ़रेंस रहता है, वो टेक्निकल प्लस में डिज़ाइनिंग दोनों रहता है। इसमें मैं आपको जितने लाइटर शेड हो सकता है, जैसे कि बेज कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट में भी ऐसा नहीं है कि प्योर व्हाइट, बेज शेड में ही जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो सीलिंग करी है, सीलिंग का रिफ्लेक्शन जो है, वो ज़रूर आएगा। अगर हमने जितना डार्क इसको करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन हमारा 2 इंटू होकर के ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। जो सीलिंग की जो डार्कनेस है ना हमारी, राइट। वो इससे ही डिसाइड होती है। क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाएगी। सीलिंग में वही दिखती है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। अगर आपने डार्कर शेड का ले लिया कोई, तो डार्कर शेड ऑटोमैटिकली अपने अंदर ऑब्ज़र्व करेगा लाइट को और ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और सीलिंग जितनी भी डार्क होगी, वो आपका उतना ही इल्यूज़न क्रिएट करेगी कि वो भरा-भरा सा टाइप ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब छोटा एरिया लगने छोटा लगेगा। एरिया लगने लग जाएगा। जितने शेड्स कम होंगे, उसके अंदर जितने पैटर्न्स कम होंगे, इतना बड़ा दिखेगा एक तो। बेसिकली क्या होता है कि शेड्स जितने कम होंगे, उतना बेटर रहेगा। दूसरा कलर जितने लाइटर शेड में होंगे, ऑब्वियस सी बात है कलर्स तो हम वॉल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। वो हमारे जितने शेड्स कम होंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो सबके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग अप्रोच होती है। मेरा होता है जितना लाइटर शेड, बेज शेड, व्हाइट शेड, ग्रे शेड इसमें जा सकते हैं। ये फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है। तो चलिए, मैं अब इटालियन की शॉप पर पहुँच गया, मैंने डिज़ाइन भी डिसाइड कर लिया। अगला जो स्टेप होता है वो होता है नपाई का, बिल्कुल। और इसमें बहुत फ्रॉड होता है, और ईमानदारी से बताऊँ, मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे बहुत पैसे इसमें लग चुके हैं बेकार बिल्कुल, के। बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ी-सी गाइडेंस चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि जब मैं इटालियन लेने जाऊँ तो उसकी मेज़रमेंट कैसे करवाई जाती है। हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे वहाँ हमारा, या इधर से ले लेते हैं कि इसके थ्रू बताइए कि मेज़रमेंट कैसे ली जाती है, उसमें क्या-क्या फ्रॉड है जो किए जाते हैं हमारे साथ? बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर आपको जैसे ये हमने काट करके फिनिश प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो जैसे ये फिनिश प्रोडक्ट है, यहाँ पर कुछ मार्जिन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकला होगा, हमारे यहाँ जाते-जाते इतना हो जाएगा वो। हुँ। तो एक्चुअल में जो आपको मेज़र करना है, वो यहाँ से मेज़र करना है, जहाँ से एक्चुअल में क्योंकि इसकी सीधी कटिंग होगी, टेढ़ा तो कर नहीं सकते, टेढ़ा लगा नहीं सकते फ्लोर पे, तो आपको यहाँ से सीधा देखना है। जिधर की साइड से आपका पत्थर छोटा हो वो साइड आपको मेज़र करनी है, ना कि बड़े वाले को। आपका जो शॉपकीपर है, हरदम यहाँ से मेज़र करेगा, बड़ी साइड वो से बड़ी वाली बड़ी मैक्सिमम वाली दिखेगा। मैक्सिमम राइट। साइज़ को देखेगा। जहाँ से आपका छोटा पत्थर है, वहाँ से आपको करवानी है। अगर वो आपसे बोले कि नहीं जी, ये भी तो पत्थर मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो उसको ये बोलना है कि भैया ये वाला वेस्ट आपका है ना, आपने सीधा सीधा पत्थर दो। अगर आपने फ्रेश माल लोगे जब, तो इसका पत्थर का रेट अलग से बताएगा फिर वो। अच्छा, ओके। तो एक बार जस्ट टू रिवाइज़, मान लो कि इस पत्थर में यहाँ पर क्रैक आ रहा है, ठीक है? इस तरह का क्रैक है। तो जो मेज़रमेंट होगा यहाँ से नहीं, असल में यहाँ से मैं सीधे जाऊँगा, बिल और वो यहाँ तक क्रैक है तो यहाँ से सीधे जाऊँगा। यानी अब जो ये बना, ये मेज़र हुआ, बिल ये और ये पट्टी पट्टी मेज़रमेंट में नहीं मेजरमेंट आएगी। नहीं आएगी। करेक्ट, ओके, गॉट इट। तो चलिए, इसी के साथ मेरा पत्थर साइट पर पहुँच गया है। अब हम साइट के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि ये पत्थर एक बार आ गया,
लगाने से पहले मेरी जो फ्लोरिंग है उस पर मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल लेंटर लेवल के ऊपर मैं शुरू कर सकता हूँ या और कुछ करना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज जो मुझे याद रखनी चाहिए सरफेस प्रिपरेशन के लिए? बेसिकली देखो इसमें ना स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले होती है इसके अंदर वाटर लेवलिंग। हम्म। वाटर लेवलिंग किस तरीके से की जाएगी? हमारा जो लेवलिंग है वो हमारा सीधा-सीधा स्टेयरकेस से बनता है। ओके। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पत्थर लगता है वो सेम पत्थर ही है हमारा उसमें प्रोसेस बाहर जाता है। सीढ़ियों में लगेगा। सीढ़ियों में जो लगेगा। सीढ़ियों में जो लगता है उसका स्टिल्ट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। और स्टिल्ट का जो पत्थर है वो इम्पैक्ट करेगा आपका बाहर। पार्किंग वाले एरिया को। बाहर जो रोड जा रहा है, हाँ, रो ठीक। रोड लेवल है। रोड लेवल से आपका टॉप फ्लोर का पत्थर डिसाइड होता है। हम्म। वहाँ से हमने कितना ऊपर उठाना है, फिर वहाँ से हमारी जो स्टेप्स बनी, स्टेप्स के ऊपर हमें कितना मार्जिन देना है, वो मार्जिन सेम का सेम यहाँ पर आएगा। और ये दोनों चीज़ मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका स्टेयरकेस का, एक आपका बाथरूम की फ्लोरिंग का, क्योंकि बाथरूम आपका नॉर्मल फ्लोर से डाउन जाएगा। अगर आपने पहले लिविंग, डाइनिंग ये सब चीज़ लगा दिया और आपके बाद में सोच रहे हो कि उसमें कौन-सा पत्थर लगाऊँ, तो वहाँ पर मार्जिन बहुत अप डाउन हो जाएगा। ये आपको बहुत मेजर ध्यान रखना है जब लेवलिंग निकाल रहे हैं हम पूरे बिल्डिंग की। पूरी बिल्डिंग का लेवलिंग एक साथ निकलता है। चलिए, आपने वाटर लेवल का तो बता दिया, लेकिन एज अ टेक्निकल पर्सन आपको पता है, मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि आम इंसान के लिए आप आम भाषा में बताइए कि वाटर लेवल लगा लिया है, फिर सही लगाया है, कैसे चेक किया जाए? बेसिकली इसमें ना एक वाटर लेवल पाइप आता है, जो कि शायद हमारी साइट पे भी रखा है। ये आप देख सकते हैं। इसका जो एक छोर है, मतलब इसमें 2 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हो, ये चीज़ है। हम्म। एक तरफ आप पकड़ोगे, एक तरफ मैं पकड़ूँगा, हमारा एक लेवल मार्क हो जाएगा। अब हमें पता चल गया इस दीवार पे यहाँ से मेरा फ्लोर कितना डाउन है और वहाँ से मेरा फ्लोर कितना डाउन है। अगर मान लो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा फ्लोर है जो 1 इंच कम है और वो 1 इंच ऊपर है, तो मुझे जो ये आपने इसे बोलते हैं ड्राई लेइंग, राइट। तो ये जो है, ये पता चल जाएगा मुझे ये लेयर कितनी डालनी है। ये लेयर का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ से। यही जो आपने यहाँ पर एक निशान लगाया होगा, वही हमारा स्टेयरकेस में लग जाएगा। तो इससे पूरा स्टेयरकेस पे भी पूरा पत्थर घूम जाएगा और यहाँ से मेरा ये जो लेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा 1 इंची मेरा यहाँ बढ़ने वाला था, तो 1 इंची वहाँ जा कर के मेरा कम हो जाएगा। करेक्ट। और जो मेरा पत्थर ऊपर से लग रहा है, इटालियन लग रहा है या इंडियन मार्बल लग रहा है, वो एक लेवल में हो जाएगा मेरा। राइट। राइट। और इसको अगर आपको जाँचना है, तो बहुत बेसिक इसका थंब रूल है, आपको क्या लेना है, अपने वो लेने हैं मार्केट में बॉल आती है या कंचे आते हैं, उनको डालो, जिधर की तरफ आपका फ्लो कर रहा है, मतलब अगर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया में है, तो ये अगर फ्लो नहीं करना चाहिए, जहाँ आपने डाल दिया वहीं रुकना चाहिए। राइट। ये हो गया ज़ीरो लेवल, करेक्ट। एकदम प्लेन सरफेस। अगर आपको ऐसा लगे कि हमने ढलान बनाई है कहीं पे, तो आपका जैसे बाथरूम से वो ढलान चेक करते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खराब हो जाता है पूरा। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अ मार्बल या कंचे फेंक दो। मार्बल्स बोलते हैं उनको? हाँ, मार्बल, कंचे। हाँ, कंचे। मार्बल्स हैं जो उनको आप फेंक दो, वो जहाँ जा कर के रुकेंगे मतलब आपका पर्टिकुलरली लेवल वहाँ मेंटेन्ड है। ठीक है, यानी पूरे घर में मुझे ज़ीरो चाहिए, यानी मार्बल मेरा हिलना नहीं चाहिए, लेकिन बाथरूम हो गया, बालकनी हो गया, वहाँ पर जहाँ ढलान है, जहाँ निकासी है पानी की, उस वहाँ तरफ सारे मार्बल जाने चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, मैंने लेवल कर लिया, लेकिन इसके अलावा एक और समस्या आती है, जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों की पुरानी फ्लोरिंग हो रखी होती है, बिल्कुल ठीक। टाइल लग सकता है, मार्बल लग सकता है, या फिर पहले जो सीमेंट फ्लोरिंग होती थी वो हो सकता है। क्या मैं उसके ऊपर सीधे ये लगा सकता हूँ, या मुझे पूरा उखड़वा के बिल्कुल लेंटर लेवल तक आना चाहिए और फिर करना चाहिए? बेसिकली इसमें 2 केस होते हैं कि आप फ्लोरिंग किस चीज़ की कर रहे हो। टाइल की कर रहे हो हुँ। तो उसमें एडेसिव्स आते हैं, अच्छा। पर लेकिन अगर आप मार्बल लगवा रहे हो, तो बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है कि आपको फ्लोर के ऊपर फ्लोर लगाना है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो मार्बल लगा होगा ऑलरेडी, या तो वो खराब होगा या फिर आपको लुक नहीं आ रहा होगा उसका पसंद। लुक नहीं आ रहा है जो कि अक्सर लोग कह देते हैं इस पे ज़िगज़ैग मार करके इसके ऊपर मार्बल लगा लो एडेसिव से, वो रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि इटालियन है, कच्चा पत्थर है। मान लो कहीं से भी थोड़ा बहुत गैप रह गया, फ्लोरिंग की जो बेस बना है, उसमें थोड़ा-सा भी रह गया और वहाँ आपने वज़न रख दिया उसके ऊपर, तो वो क्रैक मार जाएगा और वहाँ से जैसे ही क्रैक मारेगा, वहाँ से झाड़ू-पोछा जो भी लग रहा है, वहाँ डस्ट बैठनी स्टार्ट हो जाएगी, पानी बैठना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा बाकी पूरे सरफेस को खराब कर देगा। मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर पत्थर लगा रहे हो आप, तो आपको लेंटर तक जाना है, वापस से अपनी लेवलिंग निकलवानी है, उसके बाद ही लगवाना है। ठीक है, यानी नया घर बन रहा है, पुराना है, हमें लेंटर तक तो पहुँचना है, उसके बाद ही हम मार्बल शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है,
चलिए अब हमारा लेवल लग गया, हमें पता लग गया कि भाई सरफेस हमारा कौन-सा होना चाहिए। इसके अगला स्टेप क्या आता है एक आम इंसान के नज़रिए से कि वो चेक कर सके हाँ, उसका मिस्त्री ठीक काम कर रहा है? देखिए इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो ये अपना सरफेस बनता है, इस सरफेस का एक तो रेशो जब वो मिक्स कर रहा है, वो देख लेना 1:4 का बन जाए वो। इसमें कभी भी आपको जो अपना क्रश्ड सीमेंट होता है क्रश्ड बदरपुर होता है जो, उसको ही डलवाना है, ना कि रेता जो अपना डायरेक्ट पत्थर वाला रमना सीमेंट होती है, वो नहीं डलवाना। ठीक है। पत्थर वाला है, वो ही डलवाना है और उसके साथ में अपना सीमेंट डलवाना है। ये ज़रूर चेक करना है, ये कॉमन आदमी नॉर्मली चेक कर सकता है। इससे क्या है, आपका जो सरफेस है, वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ हो जाएगा, बेस्ट तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब वो पत्थर लगा रहा है, पत्थर की थिकनेस होती है एक, दोनों पत्थर आएँगे जो लगेंगे, ऐसा ना हो ऊपर-नीचे लगा दे। ऊपर-नीचे लगाने से एक बहुत मेजर फैक्टर आएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उसकी बफरिंग करवाने जाओगे तो और जो पत्थर सबसे जो ऊपर निकला हुआ था पत्थर, वो आपका पत्थर कटेगा ज़्यादा और उसके अंदर क्रैक्स ज़्यादा डेवलप होंगे। वो ही पत्थर डैमेज करेगा, वहीं से पानी जाएगा और बाकी सारे पत्थर को वो क्रैक इफ़ेक्ट करेगा। तो जैसे पहले इस वाले पॉइंट पर आते हैं जो आपने इसका रेशियो बताया कि 1:4 में जा सकते हैं और जो डस्ट होता है वो पत्थर वाला डस्ट लेना चाहिए हमें। ठीक है, वो समझ गए। अब इसमें सीमेंट कौन-सा लेना चाहिए? ओपीसी लें या पीपीसी लें? क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सवाल आते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट होने वाला है वो पीपीसी वाला वो होता है। जो ओपीसी है जो वो जल्दी सेटल हो जाता है, वो कॉलम्स में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा वो होता है। यहाँ पर हमें इतनी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी सेट हो गया तो इसकी जो पत्थर है, पत्थर की जो स्ट्रेंथ है उसको वो खींचेगा ज़्यादा ताकत की तरह और उसमें क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। करेक्ट, राइट। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर जहाँ आपने कहा जो पत्थर लगे हैं वो ऊपर-नीचे ना हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहने चाहिए। तो एक आम इंसान कैसे चेक करे? जस्ट जब लग जाए तो हाथ मार के चेक कर ले? नॉर्मल हाथ से पता चल जाएगा, लेवल दिख जाता है कि एक दूसरे से बे प्योरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 जॉइंट इसमें एक्चुअल में क्या है, मिस्त्री एक झोल ये भी करते हैं कि बोलते हैं कि भई देखो मेरा एंड टू एंड तो सही मिक्स हो रखा है। तो ये मेरा बीच में से पत्थर में ही दिक्कत है। अच्छा, ओके, पत्थर पत्थर बीच में से बेंड हो रखा है। राइट। क्योंकि अगर आपका ये पत्थर बेंड हो रखा है, तो ये आप यहाँ से हटाओ, दूसरी जगह लगाओ जो बेंड के साथ बेंड लगाओ, उस तरीके से जा सकता है। पर लेकिन इसके अंदर घिसाई हो जाती है, 1-2 एमएम की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक और मेरे पास सवाल आता है कि जो मार्बल लगाए जाएँ, वो किस साइज़ में हमें लेने चाहिए ताकि बड़े-बड़े पीसेस लग सकें और कितने बड़े पीसेस आप रिकमेंड करते हो कि लगाने चाहिए हमें? देखिए, मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूँगा तो आप इसको 4 फीट से बड़ा मत लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप 4 फीट से बड़ा लगाओगे, तो मिस्त्री ज़्यादा लगेंगे, हुँ, ज़्यादा लगने का किसी ने थोड़ा-सा लूज़ छोड़ दिया तो ये क्या है क्रैक्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। अगर इंडियन में जा रहे हो तो इंडियन में तो कोई दिक्कत नहीं है बड़े में जाने में। अगर आपने 4 बाई 4 का बहुत सफिशिएंट होता है, कटिंग करके लगा सकते हो और इससे ज़्यादा बड़ा भी है ना, तो क्योंकि ये पत्थर की जो कटिंग है ना हमारी वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर पे होती है। करेक्ट। पर्टिकुलरली बड़े पीस को ना ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगला एक लोगों के पास ये भी सवाल आता है कि जब हम 2 पत्थर लगाएँ, दोनों के जॉइंट है, बिल्कुल मिलाकर चलें, उनमें थोड़ा-सा गैप देकर चलें। एक्सपेंशन जॉइंट करके उसको कहते हैं। तो लगाकर चलें या नहीं लगाकर चलें? नहीं, नहीं, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर टिनेक्स भरा जाता है। टिनेक्स इसको लगाने का भी एक प्रोसेस है। टिनेक्स को लगाने का प्रोसेस है। एट द टाइम ऑफ जब आप इसको लगा रहे हो, पत्थर को लगा रहे हो, साफ करो साइड से और उसमें टिनेक्स उसी टाइम लगाओ। उसका बेस्ट रीज़न ये है क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट टाइम पे हमारी वो होगी ना कटाई होगी या हुँ, कुछ होगा, हम जब इसको लगा देते हैं उसके बाद जब टिनेक्स भरते हैं तो उसका सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि वो ऊपर-ऊपर रहती है। हुँ, वो पहली वाली में तो चल जाती है, दूसरी बारी है जब वो निकल जाती है। राइट। तो अगर आपके पत्थर के बराबर जितनी पत्थर की थिकनेस है उसके बराबर आपका टिनेक्स भरा होगा और दोनों मिले होंगे, तो कभी लाइफ में वहाँ से जॉइंट से लीक ना होगा एक तो। दूसरा जब आपकी आपका क्वेश्चन क्या था? कि बीच में गैप रखें या ना रखें 2 पत्थर लगा हाँ, तो इससे क्या है जो आप जब ऑलरेडी उसके साथ में चिपका रहे हैं तो वो जो गैप था, गैप टिनेक्स ऑटोमैटिकली अपने आप में बना लेगा। करेक्ट, करेक्ट। ना तो वो ज़्यादा होगा, ना वो कम होगा। वो एक तो सीधी लाइन में दिखाई देगा, जो गैप मेंटेन करना होगा ऑटोमैटिक गैप मेंटेन हो जाएगा और दूसरा फ्यूचर के लिए भी आप सिक्योर हो जाओगे। तो उसका कुछ कलर वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए? जैसे यहाँ पर तो हमारा जो थोड़ा ग्रेइश शेड में पत्थर लग रहा है, कहीं बेज लगता है, कहीं थोड़ा रेडिश होता है, तो उसमें टीनेक्स के कलर वगैरह का क्या होता है? बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मान लो 2 कॉम्बिनेशन में है आपका, तो उसके अंदर जो कम से कम शेड है, उस तरीके के कलर टोन उसके अंदर डाल सकते हो। लार्जर लार्जर टोन है वो मत डालो। हुँ, जो इससे फ़ायदा ये होता है कि
जो कम वाला है, जो रेसो चल रहा है, उसके साथ में मर्ज हो जाता है ये। करेक्ट। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। चलिए, आपने हमें सीमेंट मोटर का बनाया, वो तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कर दिया, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो इटालियन है वो पोरस पत्थर होता है, अगर हमने नीचे ब्लैक सीमेंट यूज कर लिया तो तो एक टाइम के बाद वो शाइन अपनी लूज कर देगा, थोड़ा काला पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका क्या इलाज होता है, क्या सही तरीका है? इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखिए जो इटालियन है, इटालियन के नीचे जब हम इसका जो ये बेस बना देते हैं, इसके ऊपर हमें व्हाइट सीमेंट ज़रूर डालना चाहिए, उसका घोला है जो वो ज़रूर डालना चाहिए और उसमें भी ध्यान रखना चाहिए जब हम इसके ऊपर डालते हैं ना, तो वो अक्सर इसमें खाँचे मारते हैं। हाँ। खाँचे के ऊपर भी आपको वो व्हाइट सीमेंट ज़रूर डालना है, ओके। क्योंकि अगर आपने खाँचा डाल दिया और ब्लैक वहाँ से होगा तो ये पोरस है, पी जाएगा और पीने के बाद वो ब्लैकनेस दिखाई देगी उसकी। यानी हम जो घोल बनाए वो किस रेशियो में बनाकर इसके ऊपर स्प्रे करें? नॉर्मल है, सीमेंट लो, हाँ। घोला उसके अंदर पानी डालो, सिर्फ़ पानी जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आपने देखा होगा छत पे नॉर्मल मारा जाता है नॉर्मल घोला मारा जाता है, उसी की तरह इस पे घोला मारना है और फिर उस लेयर नहीं है, लेयर लेयर नाइट बन जाए वो उस तरीके से है, राइट। इसका कोई रेशो नहीं सेट है। पर लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए ताकि वो पानी की तरह गिर जाए ओ, और वो डायरेक्ट भी नहीं गिरना चाहिए। डायरेक्ट इन द सेंस अगर ऊपर से डाल दिया तो एक जगह गड्ढा कर देगा और वहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अगर इसको ज़्यादा भी डाल दिया व्हाइट सीमेंट को, तो हम्म। व्हाइट सीमेंट की जो कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा मतलब एकदम सडनली सूखता है, वो ज़्यादा कैप्चर करता है, वो भी ब्रेकेज का बड़ा कारण बनेगा। इससे मुझे याद आया कि एक ने किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर व्हाइट सीमेंट का घोला क्यों मारना, व्हाइट सीमेंट यूज कर लेते हैं सीधे। तो उसको मैंने ये कहा, भाई कर तो लेगा, जब सूखेगा तब संभालेगा कैसे? बिल्कुल। इसको व्हाइट सीमेंट भी डाला जा सकता है, हाँ। पर लेकिन इसका सबसे बड़ा वो है कि व्हाइट सीमेंट है, इतना महँगा है ऑलमोस्ट कि डबल वो ट्रिपल प्राइस का आता है। इसका मतलब आप ट्रिपल नहीं, बहुत ही ज़्यादा महँगा है वो। आपका 1 केजी का जितना होगा वो ये 20-50 केजी का वाला बैग आ जाता है। आराम से। उतने में ही आता है, तो ये बहुत महँगा पड़ेगा, कोशिश भी मत करना। तो चलिए, इसी के साथ हमारे जो पत्थर है वो लग गए हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है? क्या हम पॉलिश पर सीधे चल सकते हैं या फिर अभी भी कुछ है जो मुझे ध्यान रखना होगा यहाँ पर? या अभी लग गया है, मान लो पूरा लग गया, अगला स्टेप क्या है? जब पत्थर लग गया है, आपके जॉइंट्स भी टीनेज से भर दिए हैं, सब कुछ है, तो इसके ऊपर कटाई होती है सबसे पहले मतलब अगर आपने ये पूरा सब कुछ कर लिया है, तो ये एंड का पार्ट है जो ये अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके ऊपर इटालियन पॉलिश होती है मतलब इसको जिसको बोला जाता है मार्बल की हाई एंड पॉलिश होती है, उसकी कुछ बट्टियाँ होती हैं मतलब वो जो जिस प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ अगर उस प्रोसेस में नहीं लगी, तो आपका जो पत्थर है, उसकी जो मेंटेनेंस है, इस पे डिपेंड करेगी। ओके। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ कि कटाई, कटाई 80 नंबर की जो बट्टी होती है, उससे होता है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट हुँ। होल्ड करूँगा। आपने कहा सब हो गया, यानी ये पत्थर लग गया, उसके बाद मेरी फॉल सीलिंग में कुछ काम बचा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब वो क्लियर हो जाना चाहिए, सब बिल्कुल सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी कटाई स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, कटाई का मतलब है 80 नंबर की बट्टी मुझे यहाँ चलानी होती है, चलानी यानी है। अभी जो है ये इसके ऊपर अब मैं 80 नंबर की बट्टी बट्टी चलाऊँगा को पूरा काम होने के बाद। हाँ, ओके, ठीक है। हुँ। आपका जो पूरा पर्टिकुलरली पूरा मतलब पेंट का फाइनल पेंट ऑफ वो रह जाएगा, कोट रह जाएगा, उसके बाद आपकी जो ये कटाई है, कटाई स्टार्ट होगी, वो 80 नंबर से होगी। 80 नंबर की जो कटाई होगी, वो प्रॉपर तरीके से जो जॉइंट्स ऊपर-नीचे हो रहेंगे, उसको पूरा वो करेंगे। कटाई हो गई, फिर उसके बाद 100 नंबर की चलेगी। ये सारी कटाई वाली हैं, जितनी 1000 तक चलेंगी। ओके। 1000 तक के बाद धीरे-धीरे सारी स्मूथनेस होती चली जाएगी। पहले होगी 80 नंबर, फिर 100 नंबर, फिर 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, ये 2 के सीक्वेंस में चलती हैं। 2 के सीक्वेंस में मतलब? मतलब आप ये देख लो 100 के बाद 200, 200 के बाद 400 ओके। इस तरीके के 2 के सीक्वेंस में चलेंगी। इसी तरीके से जब 1000 पे पहुँच जाएँगे, 1000 के बाद 2000 चलेगा, 2000 के बाद में 4000 चलेगा, 4000 के बाद में 6000 अक्सर लोग 6000 तक चला कर के छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मल शाइनिंग आ जाती है। डायमंड पॉलिश नहीं बोल सकते उसको, उसको नॉर्मल पॉलिश बोला जा सकता है, इटालियन पॉलिश बोला जा सकता है। क्योंकि अगर आपने 6000 बत्तियाँ तक चलवा कर के छोड़ दिया, तो ये जो मेंटेनेंस है आपका 1 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी दोबारा से मुझे घिसाई करवानी पड़ेगी। घिसाई नहीं आपको मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि कटाई से स्टार्ट नहीं होता है फिर वो सीधा का सीधा 4000 बट्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। मतलब इटालियन आपकी 4000 के बाद स्टार्ट हो जाती है। 4000 और 6000 2 बट्टियाँ चला कर के छोड़ देता है। अगर आपने इसके जो एंड पार्ट है वो सुनोगे तो उसमें कितनी सारी बट्टियाँ हैं, उससे आपको पता चलेगा कि इटालियन का लुक फाइनल लुक कब आएगा। तो इसके बाद फाइनल लुक के लिए मुझे कहाँ तक जाना है वो बताइए? फिर इसके बाद 8000 चलेगी, 8000 के बाद फिर 10,000 चलेगी, 10,000 के बाद 11,000
फिर 12,000, 13,000, 13,000 के बाद कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 13,001, 2 ऐसा कर लेते हैं, पर लेकिन 13,000 के बाद 15,000 है सीधी, 15,001, 15,002 और फिर इसके ऊपर पाउडर डाला जाता है, फिर आता है जैसे बेबी स्किन होता है। पर लेकिन अच्छा। उससे स्लिपरी हो जाता है, अगर आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, कुछ हैं, तो ये 15,000 बत्ती चलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप 10,000 पे रोक सकते हैं इसको। तो अगर मैं एक नॉर्मल घर में कह सकता हूँ कि 10,000 के आसपास पूरे घर में रोकी जा सकती है, एक गुड इनफ फिनिश आ जाएगी। बिल्कुल इनफ फिनिश। अपनी शक्ल नहीं दिखेगी मुझे, हाँ। लेकिन एक ठीक-ठाक फिनिश आ मतलब जाएगी। अच्छी फिनिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसमें, पर लेकिन 10,000 के ऊपर जब चलाओगे तो बहुत अल्ट्रा लग्ज़रियस बन जाएगा वो और इतना शाइनिंग होगी उसके अंदर जैसे मिरर में आप देख रहे हो अपने आप को। ठीक है, ये तो हो गया घर के अंदर की बात। अब जैसे इस वाले घर में हम बालकनी में भी इटालियन लगवाने वाले हैं, जी। उसमें मुझे किस बत्ती तक जाना चाहिए? उसके बाद रुक जाऊँ क्योंकि वहाँ वहाँ पर पर 6,000 तक रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ बाथरूम में भी इटालियन लगने वाला है, वहाँ कहाँ तक जाऊँ? 6,000 पे रुकूँ या और पीछे आऊँ? नहीं, नहीं, इसमें आप 6,000 तक ही 6,000 है जो नॉर्मल शाइनिंग ला देता है, एक्चुअल मतलब जो शाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से 6,000 तक आ जाती है। पर लेकिन अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि मैं डायमंड पॉलिश करके दे रहा हूँ, ये इसमें पॉलिश और डायमंड पॉलिश हाँ, दोनों का डिफरेंस ये है, डायमंड पॉलिश करवानी है तो डायमंड की तरह चमकना चाहिए। करेक्ट। तो नॉर्मल पॉलिश इटालियन और उसमें फ़र्क ये है कि 6,000 और 15,000। ये आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने करियर का शुरुआत की थी, तो ये सब मुझे नहीं पता था। तो जिसमें घिसा वालों को सर डायमंड पॉलिश करके देंगे। अब सब कह के कुछ कोटेशन वगैरह दे जाते थे, पता ही नहीं चलता था डायमंड पॉलिश है क्या? और कितनी लेयर चढ़नी चाहिए? बड़े ही टाइम के बाद समझ आया कि डायमंड पॉलिश अलग चीज़ होती है और आज तक किसी ने नहीं करके दी मुझे बाय द वे। आज तक नहीं हुई हो। हाँ, हाँ, नहीं दी है। इसमें भी ये है कि अगर प्राइस माँग रहा है वो नॉर्मल पॉलिश के और नॉर्मल करके दे रहा है और मुँह से बोल रहा है डायमंड, तो उसको यही नहीं पता कि डायमंड क्या होती है। राइट। डायमंड के जो पैसे जाते हैं वो 110, 120 इतने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाता है। अगर नॉर्मल देखोगे तो आप 40 से स्टार्ट होकर के 60-70 तक क्लोज़ हो जाती है। इसमें कटाई और पॉलिशिंग दोनों सब होती है। कुछ इंक्लूडेड है। यानी अगर मैं नॉर्मल 6,000 तक जा रहा हूँ तो ₹60 के आस-पास में हो जाएगा काम। हो जाएगा आराम से। लेकिन डायमंड तक जाना है तो 120, 30, ₹40 तक जाना पड़ एक सकता है। 130 तक इनफ है। ओके, ओके। इसमें 130 में तो हाई एंड लग्ज़रीज़ वो हो जाती है। मतलब उसके बाद जो लास्ट का पाउडर भी डालने वाला है ना, वो भी डाल के देगा। और इसमें ये विद मटेरियल बताया मैंने आपको। विद मटेरियल तो जो यानी घिसाई, बट्टियाँ सारी सब सबकी कुछ ही ठीक ही होंगी, होंगी। लेबर भी उसका होगा, सब आपकी कुछ सिर्फ पेमेंट होगी। आपकी सिर्फ़ पेमेंट होगी। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ हम अगर प्राइस की बात कर ही रहे हैं, तो हमने घिसाई की प्राइस की बात तो कर ली। एक बार इसकी भी कर लेते हैं कि लेबर लगाने का नॉर्मली कितना लेते हैं? उसका क्या हिसाब-किताब होता है? देखिए, अगर मैं इटालियन का देखूँ, तो मोटा-मोटा ऐसा चला जाता है ऑन एवरेज 40 से ₹50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लग जाता है। पत्थर कोई-सा भी लगवाओगे आप ऑन एवरेज इतना चला जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लेबर रेट है। अगर पत्थर की बात करोगे तो पत्थर तो आपका स्टार्ट होकर के 100 से स्टार्ट होकर के 4-5 हज़ार तक भी जाता है, इसमें तो कोई वैरायटी है ही नहीं। जिसका जितना पॉकेट का साइज़ है, वो उस हिसाब से ले रहा है। ठीक है, यानी लेबर मैं 50 का मान के चलो और पत्थर तो स्वाद अनुसार है, जिसका जैसे बजट वो वैसा आगे बढ़े। इतना गुड़ डालेंगे, इतना मीठा उतना होगा। मीठा होगा बिल्कुल। तो चलिए अब हमारा इटालियन लक्की भी रेडी है। इसके बाद में जो मेंटेनेंस होती है, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि भई शैम्पू से धोना चाहिए, ऐसी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। आप क्या मानते हो कि लॉन्ग टर्म तक चले तो हमें किस चीज़ से नॉर्मल पोछा वगैरह कैसे लगाना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉर्मल पोंछा नहीं लगा सकते, इसमें नॉर्मल लगा सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसके ऊपर जो पोंछा लगने वाला है, उसके अंदर डस्ट इतना ना हो कि वो रगड़ दे। रगड़ने का मतलब है कि उसकी जो शाइनिंग है, उसको ख़त्म कर दे। आपको पता है इस तरीके से चलेगा वो कि जब आप एक एंगल से देखोगे, तो उसके अंदर गोल-गोल से वो बन के दिखते हैं या फिर एक स्क्रैच बनना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। अगर तो आपको पोंछा बदल लेना है तुरंत की तुरंत। ओह! आपको जितना सॉफ्ट पोंछा होगा उतने सॉफ्ट पोंछे से करना है। अगर आप बाहर पोंछा लगा के उसी पोंछे से तो अगर आपने वही डैप इटालियन वाले पे लगा दिया तो उसके अंदर कुछ न कुछ पार्टिकल्स रह जाएँगे, वो पार्टिकल्स यहाँ स्क्रैच मारेंगे, वो धीरे-धीरे उसकी पॉलिश निकल जाएगी। पॉलिश निकलने के बाद फिर वो दिक्कत है, पोरस है वो पीता रहेगा। राइट। तो एक बार हमने इटालियन लगवा लिया तो 4-5 साल बाद ये कंप्लेन आती है कुछ लोगों की कि उनके इटालियन में गड्ढे दिखने लग गए हैं। वो गड्ढे क्या हैं, क्यों हैं और उनका इलाज क्या है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये गड्ढे आने ही हैं, नेचुरली आने हैं। क्योंकि इस ये क्या है नीचे से पानी पिएगा और जब पानी नीचे से पिएगा तो आप ऊपर से रोक ही नहीं सकते। ऊपर गड्ढे आने का मेन रीज़न होता है नीचे से कहीं से आपका बेस खराब हो गया है। पानी नीचे से धक्का मार रहा है। जो बेस है उसका वो खराब हो गया है वो ऊपर की तरफ। जब भी हम बेस बनवाते हैं उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन अगर पानी दोबारा से मिल गया उसको, तो वो केमिकल दोबारा से रिएक्शन होता है, वो पत्थर के नीचे वो धक्का देता रहता है।
ये पोरस है, नीचे से उसको पिएगा और ऊपर अपनी एक लेयर लगी हुई है, उसको निकालने के लिए अच्छा मारेगा, प्रेशर मारेगा। प्रेशर मारेगा, वो निकल जाएगा। अगर आपने एक तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छे से किया है, तो वो सही है, तो उसके बाद भी आपको 2 साल में एटलीस्ट आपको नॉर्मल बफिंग तो करवानी ही करवानी है। अगर वो नहीं करवाई तो ये आपका पत्थर है, खराब ही होना है, उसके अंदर यही प्रॉब्लम आनी है सारी। यानी इटालियन ले लिया तो आप तैयार हो, तैयार रहो, कुछ भी कराओ, अब 2-3 साल बाद एक बार नर्सरी घुमवानी है आपको। घुमानी है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद इटालियन के बारे में तो हमने सब समझ लिया, काफ़ी सीरियस डिस्कशन हुआ। अब हम थोड़ा-सा फन राउंड में चलते हैं। हम आपके सामने कुछ रैपिड फायर फेंकने वाले हैं और आपको एज़ द रैपिड फायर रूल सेज तुरंत जवाब देने हैं, राइट? बिना सोचे-समझे, मतलब 1 सेकंड का भी वक़्त नहीं होगा, आपको तुरंत बताना है। छोटे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन आपको आंसर तुरंत देना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों से। ओके, पहला सवाल और ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। इटालियन वर्सेस इंडियन, क्या चूज़ करेंगे अपने घर के लिए? इंडियन ओके। व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक व्हाइल सिलेक्टिंग इटालियन मार्बल? थिकनेस क्या लेनी चाहिए 20, और क्या ले लेते हैं? 17। हाँ, तो सस्ती भी तो पड़ती है, वो भी तो देखो। हम भी अपनी कई साइडों में 17 लेते हैं क्योंकि वो बजट में आती है। देखो 17 एमएम का है जो वो काफ़ी आपको जल्दी मिल जाता है, उसके लॉट्स भी बहुत होते हैं। 20 एमएम का आपको पत्थर आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा, ये थिकनेस वाला तो हो गया। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीमेंट मोर्टार या एडहेसिव, व्हिच वन गिव्स बेटर ड्यूरेबिलिटी? सीमेंट मोर्टार किसी भी तरह की फ्लोरिंग के लिए। नहीं, आपका अगर टाइल लगा रहे हो तो उसके लिए बेस अलग होता है। Okay. इटालियन के लिए अलग बेस होता है। चलो ये फिर अगले पॉडकास्ट में जब टाइल की बात करेंगे टाइल तब करेंगे। ठीक। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ क्रैक्स इन मार्बल फ्लोरिंग ओवर टाइम? बेसिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में अगर आपने मोटार से उसका सही से बेस सही से प्रिपेयर नहीं किया वो, दूसरा आपने मेंटेनेंस नहीं करा तो आपका क्रैक्स डेवलप होने ही होने। ओके, और कहते सही से किया अरे वो ये और पॉडकास्ट अगर आगे आपने देख लेंगे। जॉइंट सही से फिल नहीं किया है, तो आपका जो पोचे का पानी है उसी के अंदर जाना है। ठीक है। हाउ ऑफन शुड वन मेंटेन द इटालियन मार्बल? आई थिंक ये तो आपने बता ही दिया, 2-3 साल में एक बार बिल्कुल, चक्कर मंगवानी है। बिल्कुल घुमानी है, ठीक है। वो तो रेडी हो जाओ आप। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्टेन इन इटालियन मार्बल्स? दाग धब्बे ना आए। आपको मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, पॉलिश करा के रखनी पड़ेगी। अगर आपने पॉलिश लेयर चढ़वा रखी है, तो उसके अंदर कभी भी नहीं जा सकता, आपने जो उसके ऊपर लेयर चढ़वाई है। और कोई तरीका है ही नहीं कि उसको बचा सको आप। अब जैसे हमने बात करी थी कि पॉलिशिंग भी बहुत तरह की हो सकती है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, मैट फिनिश या ग्लॉसी इन इटालियन मार्बल? यानी 6000 वर्सेस 15000 ऐसे देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो बीच का आप करा सकते हो, 8000 बत्ती चलवा सकते हो या 10,000 तक चलवा सकते हो। हम्म, ये दोनों कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। एक तो आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा पत्थर की, दूसरा आपको मेंटेनेंस है जो थोड़ा-सा लॉन्ग ड्यूरेशन पे करवानी पड़ेगी। ठीक है, आखिरी सवाल है। एक गोल्डन रूल जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे जो इटालियन मार्बल इंस्टॉल करवाते हैं, तो उनको याद रहना चाहिए, एक गोल्डन रूल सिर्फ, जो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आपको जो व्हाइट सीमेंट है ना, वो आपको तरीके से बिल्कुल परफेक्टली लगवाना है। अगर वो नहीं लगवाया है तो आपने चाहे आपने लेवल अच्छा कर लिया हो या आपने मोटार नीचे अच्छा बना लिया हो या आपने पत्थर कितना महँगा ले लिया हो, तो आपके घर के अंदर वो 2 दाग धब्बे से है ना, हाँ। कुछ टाइम बाद वो आने ही आने हैं। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। चलिए पंकज जी, इसी के साथ हमने सारी जानकारी आपसे निचोड़ ली है कि इटालियन कैसा लगवाना है। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी जो भी ऑडियंस अब ये पॉडकास्ट देखेगी, कल को उनके घर में इटालियन मार्बल लगता है, वो कभी भी गलती तो नहीं करेंगे। और फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप रेडी रहिए, आपके लोग आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहाँ खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको हाईली नॉलेजेबल लगा होगा और काफी चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी आपके उनमें कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछे। हमारी टीम 15 से 20 मिनट में उसका जवाब यहाँ पर देगी। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में एक अच्छे नए गेस्ट के साथ, जहां मैं आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा अपने गेस्ट के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय।